कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया यार, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, तो मैं विशाल सर अपने यूट्यूब चैनल अनमोल एकेडमी में आप सभी को तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूँ। पूर्व की वीडियो में आपको यह सूचना दी गई थी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका सिलेबस क्या है। ये तमाम चर्चा मैं आपका फर्स्ट वीडियो में इससे पहले मैं कर चुका हूँ पूर्व की क्लास में, सिलेबस में। तो सेमेस्टर 1 में जो पढ़ना है वो 2 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर आपका है प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा पेपर है आधुनिक यूरोप का इतिहास। ठीक है, तो उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं एक निवेदन में करूंगा कि आप ग्रेजुएशन का छात्र हैं, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी सी नोट्स बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप कंपटीशन कोई फेस करेंगे, उसमें आपका हिस्ट्री से जो प्रश्न रहेगी इसी से रहेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। केवल आप क्लास मेरी करते रहेंगे, मैं इतना मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि आपके जितना भी जो कंपटीशन होगा और हिस्ट्री संबंधी जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो क्लास में जो पढ़ाई जाएगी वो उसी से संबंधित सारा प्रश्न रहेगा। केवल आप उसे ध्यान से केवल आप सुनेंगे, वीडियो देखेंगे और यदि आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो नोट्स को एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए अच्छे प्रकार से आप क्लास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला पेपर जो हम लोग का है फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें थोड़ा सा मैं टॉपिक में लेकर के पहला चैप्टर जो इसमें दिया हुआ है क्या चीज़, इसमें पढ़ना है भौगोलिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण, जन, फिर भाषाएं व प्रमुख संचार मार्ग। तो इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा मैं टॉपिक में लेकर के मैं आया हूँ भारतीय भूमि एवं पर्यावरण। ठीक है, इसी तरह छोटा छोटा करके मैं टॉपिक में लाऊंगा, क्योंकि आपका जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो बुक जो चल रही है वो RS अग्रवाल से है और वही RS अग्रवाल से मैं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस केवल ध्यान से केवल आप पढ़ेंगे। क्योंकि किताब से संपूर्ण कंप्लीट जब तक नहीं करें, क्योंकि आप बैचलर का डिग्री ले रहे हैं भाई, इस संपूर्ण बुक से मैं धीरे धीरे क्लियर में कराऊंगा। बस केवल आप विश्वास रखिए और जैसे कहते हैं दिल थाम के बैठिए, वैसे आप दिल थाम करके बैठे रहिए और आराम से वीडियो देखिए। ठीक है, और क्लास कीजिए। चलिए, तो पढ़ते हम लोग भारतीय भूमि एवं पर्यावरण। इसमें क्या लिखा, हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? तो हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप जो है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और इसी को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, सुने हैं, हिंदुस्तान कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है, तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुने हैं। लेकिन फिलहाल यदि ग्रेजुएशन करें तो उसकी गहराई से जानना आवश्यक है। ये मत समझ लेना कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, आपकी बुक में जो दी हुई है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं विश्वास है तो आप बुक उलट करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अब पूछेगा आपका जो प्रश्न जो बनेगी वह क्या बनेगा, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा, हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब अगला प्रश्न क्या बनेगी कि भारतवर्ष को एक और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपका क्या होगा, हिंदुस्तान। किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान। क्लियर हो गई? अब उसका कह रहा है क्या कि पौराणिक गाथाओं के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत ने सारे भारत में अपना साम्राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर आर्य संस्कृति का प्रसार किया, अतः उसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम भारत पड़ा। अब क्या करें कि पौराणिक गाथाएं जो हैं उनके अनुसार यह बताया जाता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो बताया जाता है कि दुष्यंत का जो पुत्र जो थे जिनका नाम भरत था, वो भरत क्या किए थे, संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर, मतलब अपना अधिकार जमा लिए थे, अपना समाज स्थापित कर लिए थे। और करने के बाद क्या कहते थे, आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किए थे। इसी कारण से भारत का नाम भारत पड़ा।
किनके नाम पर? दुष्यंत के पुत्र के नाम पर। और किसके अनुसार? तो पौराणिक गाथाओं के अनुसार। स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत हिंदू कुश से लेकर वर्मा की सीमाओं तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। प्राचीन जो भारत जो थी वो कहाँ से? हिंदुस्तान से लेकर के वर्मा की सीमाओं तक एवं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक क्या था? फैला हुआ था। प्राचीन भारत हिंदू कुश से लेकर वर्मा की सीमाओं तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक क्या था? फैला हुआ था, है नहीं। और क्यों? क्योंकि उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, इसी कारण ये हिंदू कुश से लेकर वर्मा की सीमाओं तक एवं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, क्योंकि उसमें यह भारत का भाग था, लेकिन अभी यह भाग पाकिस्तान का है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा भाग पहले हमारा भारत में था और आज वह भारत में नहीं पाकिस्तान में चला गया, कौन सा भाग पाकिस्तान में है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग का। ठीक है, तो आप लोग क्लासिफाई करते रहेंगे और जितना हो सके मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जो कर रहे हैं स्नातक की पढ़ाई वो अच्छे प्रकार से कर सके और इस चैनल का वो लाभ ले सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।